नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा में सुबह से बजट को लेकर हंगामे के बाद अब गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार को भी दे दी गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को यह कहकर रोक दिया था कि बजट प्रस्ताव में बुनियादी ढांचा और अन्य विकास पहलों के बजाय विज्ञापन के लिए धन का अत्यधिक आवंटन किया गया था। गृह मंत्रालय के इस रोक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि वे बजट को पास कर दें। दिल्ली का बजट अब 22 या 23 मार्च तक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। दिल्ली में बजट को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच टकराव खत्म हो गया है और विधानसभा में बजट पेश करने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन इस बीच भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सत्र को चलाने में अड़चने पैदा करने और हंगामा करने के लिए दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने भाजपा विधायक को 1 साल के लिए सदन से बाहर कर दिया है। बता दें, दिल्ली विधानसभा में हुए बजट पर हंगामे के बाद भाजपा विधायकों ने वॉकआउट किया था। पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य की सरकार को खुफिया एजेंसियों की विफलता के चलते अमृतपाल सिंह के बचकर निकल जाने पर फटकार लगाई है और कहा कि 80,000 पुलिसकर्मी होने के बावजूद अमृतपाल सिंह को क्यों नहीं पकड़ा गया। पंजाब अधिवक्ता जनरल विनोद ने कोर्ट में कहा कि अमृतपाल सिंह के अलावा सभी दोषी पकड़े गए हैं और अमृतपाल सिंह के खिलाफ रासुका लगा दी गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से भी जारी बयान में कहा गया है कि राज्य की सुख शांति को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बीते 4 दिनों से वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह को पकड़ने में पंजाब पुलिस लगी हुई है और इसके चलते राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीय जनता पार्टी को अपने एक लेख में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया है। वॉल्टर रसल मीट के इस लेख में बताया गया कि भाजपा को 2014 और 2019 की तरह ही 2024 में भी बड़ी जीत मिल सकती है। लेख में भारतीय जनता पार्टी को चीन से लड़ने के लिए अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण साथी बताया गया है और कहा गया है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अमेरिका भारत के बगैर विफल रहेगा। मीड में आगे ये भी लिखा है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति में हिंदू एजेंडा साफ नजर आता है और पश्चिमी उदारवादों की कई प्राथमिकताओं को खारिज करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस लेख में ये भी लिखा गया है कि भाजपा को कम समझा जाता है क्योंकि यह अधिकांश गैर भारतीयों के लिए अपरिचित नजर आती है। लंदन में दिए गए अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी पर लगातार भाजपा के हमले जारी हैं। ताज़ा बयानों में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की। पात्रा ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह नवाब बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी, वही काम आज के दिन में राहुल गांधी कर रहे हैं। मंगलवार को संसद सत्र से पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए संसद में माफी मांगने के लिए कहा और उनके लंदन में दिए गए भाषण को देश विरोधी बताया। राहुल गांधी पर हमला करते हुए पात्रा ने ये भी कहा कि राहुल संसद में कम हिस्सा लेते हैं और ना बोलने दिए जाने की शिकायत करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों पर सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी किए गए पत्र में ओपीएस को लेकर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या स्ट्राइक पर सीसीएस रूल 1964 और फंडामेंटल रूल्स का हवाला देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि 21 मार्च को होने वाली जिला स्तरीय रैलियों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से इस दिन किसी भी कर्मचारी को छुट्टी न देने का भी फरमान जारी हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत नहीं है। प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। मैं सच बोलूंगा और उसके लिए लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के एक व्यक्ति हैं, वह भारत नहीं है। वह चाहे कितने भी आक्रामक हों, लेकिन वे यह देश नहीं है। बीजेपी और आरएसएस ये भूल चुके हैं कि देश में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं और प्रधानमंत्री या सरकार या आरएसएस की आलोचना किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। मैं सच बोलता रहूंगा, वह और लोगों को आतंकित करते रहें, लेकिन मुझे नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर कितनी बार हमला बोला गया, पुलिस को कितनी बार मेरे घर भेजा गया, मुझ पर कितने केस दर्ज किए गए। मैं सच के लिए खड़ा हूँ, यही मेरा रास्ता है। सच यही है कि बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी देश के आइडिया और इंस्टीट्यूशन पर हमला कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी से अब नेशनल पार्टी का ओहदा छीन सकता है। चुनाव आयोग आज पार्टी के प्रतिनिधित्व को सुनेगा, जिसके बाद आयोग अपना फैसला लेगा। सूत्रों के अनुसार शरद पवार की एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में
कम से कम 6% वोट हासिल करते हैं। साथ ही उसे कुल लोकसभा सीटों में से 2% सीटें जीतनी होती हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ का घोटाला करने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल की रेड नोटिस से हटा दिया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि मेहुल चौकसी पर दुनिया में कहीं भी आने जाने से रोक नहीं लगेगी। हालांकि पहले इंटरपोल के इस फैसले को सीबीआई के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा था। सीबीआई ने अब इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है और कहा मेहुल चौकसी को प्रत्यर्पित करने का भारत का अनुरोध एंटीगुआ और बारबुडा अधिकारियों के सकेरे विचार के तहत जारी रहेगा। सीबीआई ने अपने बयान में ये भी कहा कि इंटरपोल के इस फैसले से प्रत्यर्पण अनुरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार को हिंदुओं की भावना आहत करने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दलित और आदिवासी कार्यकर्ता चेतन कुमार ने हिंदुत्व को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि हिंदुत्व की बुनियाद झूठ पर आधारित है। मार्च 20 के इस ट्वीट में अभिनेता ने सावरकर और बाबरी मस्जिद को लेकर भी बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बता दें, अभिनेता चेतन कुमार को पहले भी हिजाब मामले पर सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस कृष्णा पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इमरान खान की तरह तोशखाना जैसे घोटाला करने का आरोप लगा है। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति रहते हुए विदेशी नेताओं से मिले $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेटिक कमेटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ट्रंप और उनके परिवार को मिले 100 गिफ्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है। बता दें, राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने भारत का भी दौरा किया, जहां उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से भी तोहफे मिले थे। यात्रा के दौरान ट्रंप को कुल 17 गिफ्ट्स मिले थे, जिनकी कुल कीमत $47,000 थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।